नमस्कार, वीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद व्यवस्थाओं की पोल खुलने का मामला अब सामने आया। आरोप है कि मां नर्मदा के पवित्र जल में सीवरेज का गंदा पानी मिलने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। बारिश के दौरान कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओंकारेश्वर में आए इस हालात को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि नर्मदा स्नान और दर्शन के दौरान गंदे पानी के संपर्क में आने से असुविधा हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की जा रही है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच और सुधार की आवश्यकताएं जताई जा रही है, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। और आप सोचिए कि बारिश के दिनों में वो लोग जो दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें किस तरह से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी है वो सही नहीं थी। रास्तों पर आप देखिए किस तरह से जो सीवरेज का पानी है वो पहुंच रहा है। ऐसे में वो तमाम लोग जो दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जब वो दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और पवित्र स्नान के बाद जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें सीवरेज के पानी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कि सीधे सीधे जो उनकी भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। और लोगों ने प्रशासन से यह मांग की है कि इसकी प्रशासनिक स्तर पर जांच होनी चाहिए और साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचे दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर में, तो उन्हें इस तरह की परेशानियों का दोबारा से सामना न करना पड़े। स्टेटमेंट सभी कॉलोनीज के लिए नहीं दे सकते। हालांकि आज नगर पालिका को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पहला तो एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए पूरे शहर में कि किस प्रकार से पानी को हमको ट्रीट करना है, कैसे हमको गंदा पानी केवल और केवल वहां पर पानी ही जाए, प्लास्टिक मिक्स ना हो। इस पे एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए। साथ में भविष्य में अवेयरनेस ड्राइव चलाने के बाद भी जो नियमों को वायलेट करेंगे उन पर फाइन भी लगाए जाए। हमारे साथ में फोन लाइन पे ठाकुर महिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। ठाकुर महिपाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम अब साफ तौर पे नजर आ रहा है? हजारों लोग, लाखों लोग दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचते, लेकिन उन्हें हम एक उचित जो व्यवस्था है उनके लिए वो भी नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं। जी, बड़ा दुख का विषय है। हजारों लाखों तीर्थ यात्री मां नर्मदा के पावन तट पर भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। और लंबे समय से हम सरकार से मांग करते रहे, पहले भी समय समय पर हमने ये मांग उठाई है कि वहाँ पूरी नगरी का जलमल युक्त जितनी भी गंदगी है वो सब मां नर्मदा के घाटों पे मिलती है और तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानी है। महिपाल जी, क्या लगता है क्यों नहीं जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का ध्यान रखा जाता है? आप सोचिए कि वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद स्नान करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो सीवरेज के पानी से उनका सामना होता है। जी, लंबे समय से ये चीज वहां पर देखी जा रही है। स्थानीय निकाय और संबंधित एजेंसियों को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सरकार ये ध्यान दे। और एक तरफ जो धर्म कर्म और दूसरे कार्यों के लिए बहुत विज्ञापन दे दे के बताते हैं, तो हकीकत में धरातल पे क्या चीज है उसको भी देखें। ठीक है महिपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में बीजेपी नेता संतोष वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, क्यों इस तरह की अव्यवस्था है जब मालूम है कि लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं ओंकारेश्वर में दर्शन करने के लिए, तो उन्हें एक आप मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, गंदे पानी से उनका सामना हो रहा है? भाई साहब, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं सरकार को कि यहाँ पे लगभग 10,000 की आबादी वाला एक नगर है। यहाँ पे हर साल जो भी नगरीय निकाय में आमदनी होनी चाहिए वो मात्र 10,000 लोगों के लिए व्यवस्थाओं को लेकर होती है। शासन प्रशासन से भी पैसा आता है, तो 10,000 लोगों पर जो लगना चाहिए विकास निर्माण कार्यों में वो पैसा आता है। यहाँ पे नल जल और सीवरेज की लाइन भी डली है पूरे नगर में। और जहाँ पे नर्मदा जी के किनारे किनारे लगभग 8 STB बनी है, जहाँ सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सीवरेज का ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं ये बिल्कुल बेकार स्थिति में है। कोई यहाँ पे पानी का कोई ये ट्रीट नहीं हो रहा है और सीधा नर्मदा जी में मिल रहा है। अभी 1-2 रोज पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई और पूरे नगर का पानी नालों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से और सीवरेज के माध्यम से मां नर्मदा जी में ऐसा इस तरह से पूरी तरह से प्रदूषण हो गया, पूरे तरफ बाटले और गंदगी पूरी
व्याप्त हो गई सभी घाटों पर। तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हैं वो फेल है पूरी तरह से। कहीं नया सुधार होना चाहिए। ये पूरे नगर का पानी जो बड़ी संस्था है उनने अपना ट्रीटमेंट प्लांट स्वयं डालना चाहिए, जैसे भक्त निवास है और शासकीय जो भी उपक्रम है। ठीक है, हमारे साथ में गजेंद्र सिंह सोलंकी जी भी जुड़ गए हैं, किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। गजेंद्र जी, कौन प्लान बनाएगा? ये तो सरकार ही बनाएगी, और आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि एक बेहतर प्लान बनाने की आवश्यकता है। और हम जब ये कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत हो जाएंगे, तो क्या उसमें ओंकारेश्वर के लिए कोई प्लान नहीं होगा क्या? जनता पार्टी के मेरे विपक्ष के साथी खुद स्वीकार रहे हैं कि प्लांट की आवश्यकता है। तो अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ओंकारेश्वर की स्थिति क्या होगी। हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग महिमा है। भगवान ओंकारेश्वर को आखिरी में सब तीर्थों के स्थल के दर्शन करने के बाद जल चढ़ाने श्रद्धालु आते हैं। और जब ऐसी गंदी स्थिति यहाँ देखते हैं, जगह जगह कचरे का ढेर और पूरे शहर का ड्रेनेज का सीवरेज का पानी मां नर्मदा जी में जाता है। उसी नर्मदा जी के जल में श्रद्धालु स्नान करते हैं, जल का आचमन करते हैं। तो गजेंद्र जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी प्रदेश का इंदौर हर बार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर इतना पिछड़ा हुआ है। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे नहीं रहा है, और जो भी योजनाएं आती है कागजों पे हवा हवाई हो जाती है, और आधी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा ओंकारेश्वर में फैली हुई है, जो कि एक तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नगर प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी। तो कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन इस विश्वास पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। उन लोगों को इसके लिए ठोस प्लानिंग करके कदम उठाना चाहिए। भाई, हम विपक्ष होने के नाते समय समय पे ये मुद्दे उठाते रहे हैं साफ सफाई के। अभी थोड़ी सी 1 दिन 2 दिन की बारिश हुई है, और 2 दिन की बारिश में स्थिति ऐसी है कि आप बता नहीं सकते आपको। जगह जगह कचरे के ढेर है। बिल्कुल संतोष जी, इसका जवाब तो देना होगा। अभी 1-2 दिन की बारिश हुई है तब ये स्थिति है, आगे चल के मानसून है, और तब जब लगातार बारिश होगी तो स्थिति और कितनी खतरनाक हो जाएगी? बहुत ज्यादा बेकार स्थिति हो जाएगी दर्शनार्थियों के लिए। न उचित व्यवस्था है। संतोष वर्मा जी से जवाब लेते हैं। संतोष जी, हाँ जी, संतोष जी जवाब दीजिए। अभी से ये हालात है, तो आगे बारिश के बाद में स्थिति कैसी होगी? देखिए भाई साहब, बारिश में जो पहले चरण में बारिश होती है 1-2 बार की, वो सारे नगर का आसपास का कूड़ा करकट, बाटल वाटल, नालियां चौक रहती है, सीवरेज चौक होती है, वो सब खुल जाती है। और फिर जो पानी वास्तव में अच्छा पानी बरसता है वो सीधा जाता है। 1-2 बारिश में ऐसी तकलीफ होती है कि हर घाट पर गंदगी व्याप्त हो जाती है, और दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो संतोष जी, पहले से क्यों नहीं साफ सफाई रखी जाती है? जब मालूम है कि मानसून आने वाला है, बारिश होगी लगातार, तो उससे पहले अगर साफ सफाई कर ली जाए तो इस तरह की तस्वीर तो फिर नहीं होगी ना। आपकी बात भी सही है कि फिर नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं हमारी भी कमी भी इसी है, और साधन संसाधनों की कमी भी है। और स्वच्छता अभियान में जो हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था एक बार कि इंदौर ने जैसा स्वच्छता में प्रथम आता है हर बार, तो वहाँ किस प्रकार से स्वच्छता को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस मैनेजमेंट के आधार पे हम भी वैसी स्वच्छता यहाँ पे नगर में बनाए, मांग भी की थी। पर कहीं न कहीं विपक्ष ने इसका विरोध भी किया, और मैं आपके माध्यम से मांग भी करना चाहता हूँ कि वहाँ इंदौर में जैसे स्वच्छता होती है, जहाँ मैनेजमेंट होता है, कि नगर में भी एक बार वो लोग आए और बता के जाए। ठाकुर महिपाल जी, इंदौर को रोल मॉडल माना जाता है, फिर क्यों नहीं इंदौर की तरह स्वच्छता ओंकारेश्वर में भी हो पा रहा है? ठाकुर महिपाल जी, ये सरकार की उदासीनता है। सरासर नगर पंचायत अक्षम है, उसको सक्षम बनाए, सरकार ध्यान दे, शासन ध्यान दे, पर्याप्त मद मिले, और इस समस्त व्यवस्था को दुरुस्त करे। लापरवाही है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठाकुर जी, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये लापरवाही, जब मालूम है कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं? सरकार अब ये जो बार बार बोलते हैं ना कि डबल इंजन है, 4-4 6 इंजन लगे हुए हैं, बरसों से बैठे हैं नगर पंचायत में। जनप्रतिनिधि के समस्त पद इनके पास है, बरसों से सरकार इनकी है, 20-22 साल से, 23 साल से। और कौन सा इंजन चाहिए इनको? ध्यान देना चाहिए। और ठाकुर जी, हम खुद देश भर से, विश्व भर से ये चाहते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो मध्य प्रदेश में आए, ओंकारेश्वर में आए, लेकिन जब वो आते होंगे तो अपने साथ में क्या अनुभव लेके जाते होंगे? फिर वो दूसरों को क्या बताते होंगे? भारी निराशा लेके जाते हैं, और
ये हम सबके लिए दुख का विषय है। भारी निराशा लेके जाते हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले समय में कम से कम इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। कांकेर में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में, जहां बेहतर शिक्षा के दावों के बीच एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चे स्कूल भवन की बजाय ग्रामीण के घर में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बिल्कुल एक घर में पढ़ाई कर रहे हैं और जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर बाबूदबेना गांव में स्कूल भवन जर्जर हालत में पहुंच चुका है। तो देखिए बाबूदबेना गांव की स्थिति कैसी है। जो स्कूल भवन है वो जर्जर हो चुका है और ऐसे में एक ग्रामीण के घर में बच्चों को मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है और इसके चलते पूरे स्कूल को एक ग्रामीण के खाली मकान में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि जो स्कूल है वो जर्जर है। और हैरानी की बात यह है कि इसी घर में बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं और वहीं पर रसोई के मध्याह्न भोजन की भी तैयारी होती है। यानी कि एक ही घर में बच्चे पढ़ते भी हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है, साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर की जाती है। हालांकि नए भवन की स्वीकृति हो गई है, लेकिन इसके बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है और देरी के वजह से अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उनका नाम अब दूसरे स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि स्थिति की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी गई है, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब सवाल यह है कि निर्माण कब पूरा होगा और कब तक बच्चे ऐसी अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे। और हम लोग गांव वाले, पारा वाले और ये अपना HM सर साथ में बोले थे कि 2 महीने में कंप्लीट करके दो करके। अब ठेकेदार जी से अब निवेदन है कि वो जल्दी करके दे दे। बहुत दिक्कत है सर, अभी बरसात आने वाली है और अब क्या है, पोटाई जी भी बोल रहे थे कि चालू हुआ कि नहीं काम ऐसे करके। 2-3 बार पूछ चुके हैं वो भी। अच्छा, क्या है वो भी सामान रखेंगे ना अपने घर में, कब तक देंगे। बहुत ज़्यादा परेशान है सर हम लोग, बच्चे भी परेशान हैं। बच्चे रोड से आना पड़ता है ना, मेन रोड हो जाता है, ये आधा किलोमीटर होता होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मध्याह्न भोजन इसी भवन में बनता है नीचे में। ये तो विगत 1 वर्ष हो गया सर, हमने पिछले जुलाई से मतलब यहाँ संचालित है। यहाँ पिछले साल तो 17 थे, अभी वर्तमान में 20 हुए हैं। तो वही भवन का जो है जर्जर होने के कारण, पहले जर्जर स्थिति को देख करके जो है अपन ये जो है कहीं गांव में जो गांव में जो है अपन भवन ढूंढने के प्रयास किए, नहीं मिला। तो खुला रंगमंच में ही लगभग 1 साल जो है वहाँ जो है संचालित किया। बाबूदबेना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ है। निश्चित ही जब पूर्व में भी वहाँ काम सैंक्शन हुआ है, लेकिन किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाया है, जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार से इस संबंध में जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर पूर्ण क्यों नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि बच्चों का सवाल है। और फिर निश्चित ही इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो तत्काल इसमें किया जाएगा और फिर कोशिश किया जाएगा कि जैसा संभव जितना जल्दी हो सके उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए, ताकि बच्चे जो है वहाँ शिफ्ट होकर अच्छा। हमारे साथ में फोन लाइन पे अंकित पोटाई जी जुड़ गए, मकान मालिक हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो बधाई आपको कि उन बच्चों को आपने सहारा दिया है, छत दिया है, जिनको जान संकट में रखने पर प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। क्या वजह है अंकित जी, क्यों नहीं अभी तक नई बिल्डिंग तैयार हो पाई है? जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि देख रहे हैं विगत वर्षों से लगभग ये मेरे पिताजी के इंतकाल के समय से 2 साल पहले से स्कूल का मरम्मत कार्य के लिए तोड़ा गया था। उसके उपरांत मेरे ग्रामवासियों ने, सरपंच ने, विधायक से, मंत्रियों से और जहां तक जिला प्रशासन से भी बहुत आवेदन प्रतिवेदन बहुत ज्यादा किया, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने देखा कि मेरे गांव के बच्चे बरसात के समय बाहर मंच पे पढ़ रहे थे। तो मैंने सर से कहा कि सर मेरा घर खाली है, उस जगह पर आप अपना स्कूल लगा लीजिए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य है, हमारे आने वाले भविष्य। उस चीजों को देखते हुए मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर पे लगा लीजिए। और वो विगत 3 वर्षों से मेरे घर पे संचालित हो रहा है और लगातार गांव के द्वारा जिला कलेक्टर, विधायक, मंत्रियों को लगातार ज्ञापन सौंपा गया। जी, बदले में आपको किसी तरह का रेंट मिलता है क्या प्रशासन की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई रेंट नहीं मिलता। मैं अपने सेवा भाव से उनको दिया हुआ हूँ, ताकि हमारे गांव का भविष्य सुधरे, हमारे बच्चे आगे उनको पढ़ने में दिक्कत मत हो। इस वजह से मैंने उनको अपना घर को दिया हुआ था स्कूल। अंकित जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ अनूप शर्मा जी भी जुड़ गए, भाजपा शहर के मंडल उपाध्यक्ष हैं। अनूप जी, क्यों नहीं नई बिल्डिंग स्कूल की तैयार हो पा रही है? स्थिति ऐसी है कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पे यदि बच्चे जाएं तो कब हादसा हो जाए कोई नहीं बता सकता। ऐसे में हमारे साथ में अंकित जी जुड़े हुए, इन्होंने अपने घर में बच्चों की क्लास लगानी शुरू कर दी है, बदले में कोई रेंट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि सेवा भाव से केवल वो मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहां है?
जी भाई साहब, हम अंकित जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने सेवा भाव से स्कूल संचालन में अपनी भवन दी है। क्या है, हमारे प्रदेश की सरकार जो है, विष्णुदेव सरकार, वो चाहती है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा मिले उनको। लेकिन जो ऐसे लोग हैं शासन प्रशासन में, ऐसे लोग जो बैठे हैं, जो अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं और अभी तक जो भवन निर्माण नहीं हो सका है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बराबर नोटिस देना चाहिए, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्माण क्यों अधूरा है, ये बहुत ही चिंता की बात है। तो अनूप जी, क्या आपने कभी प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई, या फिर अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो क्या अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने नेताओं तक ये बात पहुंचाई कि प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और जो ग्रामीण है, जो बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं? जी निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि अवश्य इसमें कार्रवाई करेंगे, संज्ञान लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से मैं भी अपने माननीय अपने जनप्रतिनिधि तक बात पहुंचाऊंगा और इस पर जो बेहतर हो सकेगा हम कार्रवाई करवाएंगे। अनूप जी, हमारे साथ में कांग्रेस नेता सुनील गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, देखिए, अनूप जी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता हैं, वो स्वयं भी कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बात नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से जो नया भवन है वो जल्दी तैयार नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के शासन में जब अधिकारी की बात ठेकेदार नहीं मान रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और जिस प्रकार ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और जिसके कारण से पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको सरकारी भवन का लाभ नहीं मिल रहा है और निजी भवन में स्कूल चला रहे हैं, तो प्रशासन या तो पूरी तरह से ठेकेदार के सामने नतमस्तक होकर काम कर रही है या फिर जाहिर तौर पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में अंकित पोटाई जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित जी, कितने समय से आपके घर में ये पाठशाला लग रही है और कितने बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए यहाँ पे? सर लगभग वहाँ 25 से 30 बच्चे आते हैं और ये लगभग 3.5 साल हो गए ये जो स्कूल जो संचालित हो रही है मेरे निजी आवास पे। और सर वहाँ डर भी रहता है क्योंकि छत पे मेरे निजी आवास के छत पे वहाँ स्कूल लगता है, वो डबल मंजिला घर है, तो उस ऊपर वाले, तो मैंने कई बार कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था कि सर जल्द से जल्द इसको निर्माण कार्य करवाइए। और हमारे कांकेर विधायक जी से भी हमने निवेदन किया था और केशकाल विधायक जी भी एक कार्यक्रम में आए हुए थे, उनसे भी हमने निवेदन किया था ग्रामवासियों के द्वारा मिलकर सबने कि सर जल्द से जल्द इसका निराकरण करिए, क्योंकि बच्चे छत पर रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं हलचल में कहीं इधर उधर हो गए, कुछ हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा सर। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं, गांव वाले भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन से मिलकर अपना आवेदन कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन सर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया है। अनूप जी, क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई है? 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, एक निजी आवास में स्कूल संचालित हो रहा है, ऐसा कहीं पे भी होता है क्या सर? और यदि हो भी रहा है, बदले में अंकित जी को कोई रेंट वगैरह क्यों नहीं मुहैया करवाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और अंकित जी ने किस केस पे दिया है, क्या चर्चा हुई थी, ये मुझे जानकारी नहीं है। और यदि उन्होंने सेवा भाव से दिया तो हम तो बिल्कुल आभारी हैं। आप जिस व्यक्ति से बिल्कुल जाहिर तौर पे मदद पहुंचाने की बात कही जा रही है अंकित जी, लेकिन आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपका परिवार भी इस घर में रहता होगा, फिर इतने सारे बच्चे आते हैं, उनके साथ में शिक्षक भी होते हैं, क्लास लगातार लग रही होती है, और जाहिर है कि जब क्लास चल रही होती है तो फिर आप घर में जो सामान्य माहौल है उसमें आपको बदलाव करना पड़ता है, आप तेज आवाज में टीवी नहीं चला सकते, शोर नहीं कर सकते, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं पिछले 3 सालों से? सर वर्तमान में जो मेरा गांव का जो निजी आवास है सर, वहाँ सिर्फ अभी तो सिर्फ काम करने वाले ही रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो कांकेर में रहते हैं। मेरे पिताजी तो 5 साल मतलब 5 बार यहाँ के सांसद भी रहे हैं कांकेर के, स्वर्गीय श्री सुवन पोटाई जी की निजी आवास है वो। तो सर वहाँ वैसा कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों की परेशानी को देखते हुए मैंने अपना भवन निजी भवन दिया कि बच्चों को परेशानी मत हो पढ़ने के लिए, क्योंकि सर शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा पाती है। और उस चीज को लेकर हम आदिवासी वर्ग भी इस चीज में आगे रहता है कि शिक्षा, जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का परेशानी मत हो, इस सब चीज को देखते हुए मैंने अपने निजी आवास को दिया। हालांकि वहाँ निजी आवास पे उतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर रहता है सर कि बच्चे छत पे जाते हैं, कहीं उछल कूद में कुछ दुर्घटना मत हो जाए। तो इस वजह से मैं ज्यादा वो करता हूँ कि बच्चों का भवन, स्कूल भवन मिल जाए, उनको स्कूल भवन बन जाए, ताकि बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सके अपने निजी भवन पे।
वाकई अंकित जी, आप एक मिसाल हैं और आपने अपने निजी आवास को बच्चों को समर्पित कर दिया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर तौर पे प्रशासन शासन को भी सीखना चाहिए और जल्द से जल्द जो नई बिल्डिंग है, जो नया भवन तैयार किया गया, उसे बच्चों के हवाले कर देना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाई। आप लोगों ने बताया कि किस तरह से जो बच्चों की परेशानी है वो यहां पर सामने आई है। तो रायसेन के सांची विकासखंड में जमुनिया से निनोद तक बन रही करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य में अब लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क पर गिट्टी डालने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया और करीब 2 महीने से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, जिससे सड़क पर फैली ढीली गिट्टी के कारण आए दिन बाइक सवार फिसलकर घायल हो रहे हैं। क्योंकि इस सड़क को आप देख लीजिए, ये वो सड़क है जहां पर गिट्टी ही गिट्टी आपको नजर आ रहा है। इस पे 4 व्हीलर तो फिर भी कैसे भी निकल जाते हैं, लेकिन जिनके पास में 2 व्हीलर है उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही यहां पर सीधे उनके जान पर बन सकती है। और ऐसे में आप सोचिए कि जब लोग यहां पर फिसलते होंगे तो उन्हें चोट कितनी ज्यादा आती होगी, क्योंकि पूरे सड़क पे जो ढीली गिट्टी है वो आपको नजर आ रही है। ग्रामीणों का ये कहना भी है, ग्रामीण ये बताते हैं कि कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बाद भी जो ठेकेदार है वो मौके पर कभी देखने के लिए नहीं पहुंचा और जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी भी सवालों के घेरे में। इतनी समस्या हो रही है कि 2 व्हीलर तो गड़ फिसल रही है। हाँ। और बीच में इन्होंने क्या गिट्टी नहीं डाली है, बीच में गिट्टी डाल दी, आगे से खाई छोड़ दी, उसमें घुटने पानी भरा हुआ है, तो गाड़ी पानी में निकालना पड़ रही है। तो इसमें ठेकेदार ने अभी काम चालू नहीं किया? नहीं, वो जो काम करा, जो गिट्टी पड़ी है उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठेकेदार गिट्टी पटक के छोड़ दी, उसको नहीं करा उसने, और आगे तो स्थिति खराब है। ये तो सही, फिर भी गिट्टी डाल दी और आगे तो गड्ढे है, वो दिक्कत आ रही है उधर। तो अभी तो कम है, बारिश में तो गाड़ी भी नहीं निकलेगी, गिट्टी डली है इस पे और गिट्टी पे गाड़ी चलती है। हमारे साथ में फुल लाइन पे हर्षवर्धन सोलंकी जी जुड़ गए हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन जी, क्या वजह है कि सड़क निर्माण हो नहीं पा रहा है? इस तरह से जो गिट्टी है उसे छोड़ दिया गया है, हादसों को सीधे सीधे खुला आमंत्रण दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि आखिर ठेकेदार बीच में काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो क्यों अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। सबसे मुख्य वजह यह है, इसमें 2 रूप से मुख्य वजह सामने आती है। पहला तो अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के ऊपर अनावश्यक रूप से ये दबाव डालना कि ठेकेदारों का पेमेंट तभी रिलीज होगा जब वो अधिकारियों की जेब भरेंगे, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ठेकेदार अधिकारियों की जेब नहीं भरते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का मामला आया है जो आप मुझे बता रहे हैं, इस पीडब्ल्यूडी के मामले में सीधा सीधा मुझे ये लगता है कि ठेकेदार द्वारा अधिकारियों की जेबें नहीं भरी गई हैं, और क्योंकि अधिकारियों की जेबें नहीं भरी गई हैं इसलिए अधिकारी ठेकेदार का अगला पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आ रही है। दूसरी वजह ये आती है कि ठेकेदारों को एक समस्या और आ रही है हमारे यहाँ काम करने में, कि अधिकारियों की जेब तो उनको भरना ही है, साथ में उनको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं, कहीं भी किसी भी रोड का काम हो रहा है, किसी भी नाले का काम हो रहा है, किसी भी सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, उनको भी अपना हिस्सा चाहिए। अरे भाई, ठेकेदार अपना बिल्कुल हर्षवर्धन जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है कि इन आरोपों के बाद में अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर एक्शन होना चाहिए, साथ ही सड़क को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हर्ष आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।